हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्निंग विद गौतम यूट्यूब चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं बीए पार्ट 3 हिस्ट्री ऑनर्स पेपर 5 के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर को, जो कि आपके आने वाले एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न रहने वाला है। तो आप लोग वीडियो को अच्छे से ध्यानपूर्वक और लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो चलिए शुरू कर लेते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। और फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जकात था एक। जकात जो था क्या था? तो जकात एक प्रकार का टैक्स होता था, यानी कि कर होता था। ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मुगल शासनकाल में शहर का प्रधान था। तो मुगल शासनकाल में शहर का जो प्रधान होता था वो क्या कहलाता था? तो वो कोतवाल कहलाता था मुगल शासनकाल के दौरान शहर का प्रधान। ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुगल भारत में सबसे बड़े बंदरगाह का नाम बताइए। तो मुगल भारत में जो सबसे बड़ा बंदरगाह था उसका नाम क्या था? तो उसका नाम था सूरत बंदरगाह, यानी कि ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, अकबर के द्वारा इबादत खाना का निर्माण कहाँ करवाया गया था? तो इबादत खाना का निर्माण किसने करवाया था? तो अकबर ने करवाया था। लेकिन कहाँ पर करवाया था? तो फतेहपुर सीकरी में अकबर के द्वारा इबादत खाना का निर्माण करवाया गया था, यानी कि ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, औरंगजेब ने किस वर्ष जजिया कर की पुनः स्थापना की थी? तो अकबर ने क्या किया था? जजिया कर को समाप्त करवा दिया था। लेकिन औरंगजेब ने क्या किया था? जजिया कर को पुनः स्थापित कर दिया था। और ये कब किया था औरंगजेब ने जजिया कर को पुनः स्थापित? तो 1679 में, यानी कि ऑप्शन इसका सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन करते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुरु तेग बहादुर को मृत्यु दंड किस मुगल सम्राट ने दिया था? गुरु तेग बहादुर जो थे उनको मृत्यु दंड किस मुगल सम्राट ने दिया था? तो औरंगजेब ने दिया था गुरु तेग बहादुर को मृत्यु दंड, यानी कि ऑप्शन इसका डी हो जाएगा, औरंगजेब। अगला क्वेश्चन है, किस मुगल सम्राट के शासनकाल में सतनामी विद्रोह हुआ था? सतनामी विद्रोह जो था ये किस मुगल सम्राट के शासनकाल के दौरान हुआ था? तो औरंगजेब के शासनकाल के दौरान ये सतनामी विद्रोह जो है ये हुआ था, यानी कि ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, संगीत पर प्रतिबंध लगाने वाला शासक था। तो संगीत पर प्रतिबंध यानी कि रोक लगाने वाला शासक जो था वो कौन था? तो ये भी औरंगजेब ही था। तो औरंगजेब जो था इसने इतना कष्ट किया था कि संगीत पर भी रोक लगा दिया था। इसी के समय में सतनामी विद्रोह भी हुआ था। तो औरंगजेब जो था ना एक कट्टर मुसलमान था। इसने ही बहुत सारे मंदिर को तोड़वाए। एक मुगल, आपसे एग्जाम पूछा जाए कि मुगल साम्राज्य के पतन के क्या कारण था, तो एक तो पहला कारण तो यही याद रखिएगा कि औरंगजेब की धार्मिक नीति। औरंगजेब की धार्मिक नीति के कारण ही क्या हुआ? तो मुगल साम्राज्य का पतन होना शुरू हो गया था। ठीक है, तो ये क्वेश्चन था कि हमारा कि संगीत पर प्रतिबंध लगाने वाला मुगल शासक कौन था? तो बता ही चुके हैं, औरंगजेब था, यानी कि ऑप्शन इसका डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, गोकुला और राजाराम के नेतृत्व में कौन सा विद्रोह हुआ था? गोकुला और राजाराम जो थे इनके नेतृत्व में कौन सा विद्रोह हुआ था? तो जाट विद्रोह हुआ था गोकुला और राजाराम के नेतृत्व में, यानी कि ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, मुगल साम्राज्य के पतन के कारण थे। तो पहले ही आपको थोड़ी देर पहले बताया कि पहला कारण तो आप लोग याद रखिएगा, औरंगजेब की कट्टर नीति। आप लोग जो सुनते होंगे कि मुगलों ने बहुत सारे मंदिर तोड़वाए, फिर उस पर से मस्जिद बनवा दिया। तो सबसे पहले तो बाबर था, वो भी कट्टर मुसलमान था। उसके बाद क्या हुआ? हुमायूं आया, फिर अकबर आया। तो ये सब उतना ज़्यादा नहीं, ये हिंदू को भी समझते थे, हिंदू का भी मान रखते थे। अकबर तो सबसे ज़्यादा हिंदू का मान रखते थे, बहुत सारे मंदिर का भी निर्माण करवाए थे। लेकिन ये जो औरंगजेब आया, तो औरंगजेब क्या करने लगा? ये कट्टर मुसलमान था, ये हिंदू को हिंदू समझता ही नहीं था। सब हिंदू को क्या करता था? बोलता था कि तुम मुस्लिम धर्म अपना लो। जो नहीं अपनाता था उसको जबरन उसके साथ करता था, जबरदस्ती करता था कि नहीं मुस्लिम धर्म अपनाना ही होगा, धर्म परिवर्तन करवाना ही होगा। उसके बाद और क्या करता था? तो जितना मंदिर सब देखता था, ज़्यादातर जो खास मंदिर था, इसको लगता था कि खास मंदिर है, उसको तुड़वा देता था और वहाँ पर अपना मस्जिद बनवा लेता था। तो इस कारण से भी मुगल समाज का पतन होना स्टार्ट हो गया था। मराठा जो थे वो बहुत ज़्यादा विरोध कर रहे थे मुगलों का, बहुत ही ज़्यादा विरोध कर रहे थे मराठा सब मुगलों का। तो इस कारण भी ये भी कारण हो जाता है। उसके बाद अमीरों की षड्यंत्र नीति और गुटबंदी, तो ये सब कारण जो थे ये मुगल साम्राज्य के पतन के कारण थे, यानी कि ऑप्शन डी हो जाएगा, उपयुक्त सभी कारण। अब अगला क्वेश्चन है हमारा, उत्तर मुगल काल में नृप निर्माता कहलाते थे। तो उत्तर मुगल काल में नृप निर्माता जो है वो सैयद बंधु कहलाते थे, यानी कि ऑप्शन इसका बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, अबुल फजल की पुस्तक अकबरनामा कितने भागों में है? अबुल फजल के द्वारा जो लिखी गई पुस्तक, याद रखिएगा अकबरनामा के लेखक कौन है? तो अबुल फजल है। तो अबुल फजल जो है ये अकबरनामा जो पुस्तक लिखे थे, तो ये कितने भागों में है पुस्तक? ये जो पुस्तक है ये 3 भागों में। ठीक है, ऑप्शन में तो यहाँ पर 6 नहीं होना था, यहाँ पर 3 होना, यहाँ पर गलत हो गया, तो यहाँ पर 3 होना चाहिए था। ठीक है ना, तो याद रखिएगा अबुल फजल की जो पुस्तक है अकबरनामा वो कितने भागों में बटी हुई है? तो 3 भागों में बटी हुई है, याद रखेंगे। चलिए बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन की ओर। और अगला क्वेश्चन हमारा, गुलबदन बेगम ने किस पुस्तक की रचना की थी? गुलबदन बेगम ने किस पुस्तक की रचना की थी? तो याद रखिएगा हुमायूं नामा की रचना किसने किया था? तो गुलबदन बेगम ने किया था। ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन डी हो जाएगा, हुमायूं नामा की रचना। अगला क्वेश्चन है, नहर ए नाह का निर्माण किसने करवाया था? तो या फिर करवाने वाला मुगल सम्राट कौन था? नहर ए नाह का निर्माण करवाने वाला तो शाहजहां जो थे, ये नहर ए शाह का निर्माण
करवाने वाले मुगल सम्राट थे। ठीक है, ऑप्शन इसका सी हो जाएगा शाहजहां। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, असरफी नामक मुद्रा किस धातु से बनी होती थी? असरफी नामक जो मुद्रा होती थी, रुपया होती थी उस समय में, वो किस धातु से बनी होती थी? तो वो बनी होती थी सोना का। असरफी जो होता था वो सोने की बनी होती थी। ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मुगल काल का सर्वाधिक महत्वपूर्ण उद्योग था। तो मुगल काल में ना सबसे ज्यादा सर्वाधिक महत्वपूर्ण उद्योग क्या था? तो उस समय का जो वस्त्र उद्योग था, कपड़े का जो उद्योग था, वो मुगल काल का सर्वाधिक सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण उद्योग था। अगला क्वेश्चन है हमारा, सोडा मुख्यतः किसके निर्माण में प्रयुक्त होता था? सोडा जो था ये मुख्यतः बारूद के निर्माण में प्रयुक्त होता था, यानी कि ऑप्शन इसका ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, नील की खेती मुख्यतः की जाती थी। तो नील की जो खेती थी वो मुख्यतः उस समय में कहाँ पे की जाती थी? तो बंगाल और बिहार के प्रांत में किया जाता था नील की खेती उस समय में। ऑप्शन इसका डी हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन है हमारा, आगरा और फतेहपुर सीकरी मिलकर लंदन से बड़े थे। यह जो कथन था, ये कथन किसका था कि आगरा और फतेहपुर सीकरी जो एक साथ मिल जाए तो ये लंदन से भी बड़े हैं? ये कथन किसका था? तो माउंटबेटन का ये कथन था कि आगरा और फतेहपुर सीकरी मिलकर लंदन से भी बड़े हैं। ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत में धातु उद्योग का प्रचलन कब आया था? भारत में धातु उद्योग का जो प्रचलन है ये सिंधु सभ्यता में ही आ गया था। अगर आप लोग 12th में अगर आप लोग का आर्ट्स रहा होगा तो आप लोग पढ़े होंगे पहला जो, या फिर आप लोग पार्ट 1 में भी तो पढ़े होंगे, उसमें था ना सिंधु सभ्यता के बारे में। सबसे पहले आपको यही पढ़ना था। तो आप लोग देखे होंगे सिंधु सभ्यता के जो थे लोग, उसी समय से धातु का प्रचलन आ गया था, यानी कि ऑप्शन इसका ए हो जाएगा। भारत में धातु उद्योग का प्रचलन आया था तो सिंधु सभ्यता के दौरान ही। ऑप्शन ए हो जाएगा। और देखिए, अगर आप लोग इस सब का पीडीएफ लेना चाहते हैं, पेपर 5, पेपर 6, पेपर 7, पेपर 8 का हिस्ट्री का, जैसे ऑब्जेक्टिव आपका हो गया, सब्जेक्टिव हो गया, फिर जनरल स्टडीज का पीडीएफ, तो इस सब पीडीएफ भी आप लोग ले सकते हैं। जैसे कि अगर बात करें आपका हिस्ट्री ऑनर्स होगा तो आपका पेपर 5 होगा, पेपर 6 होगा, 7 होगा, 8 होगा, उसके बाद आपका एग्जाम होगा जनरल स्टडीज का। इस सब का अगर आप लोग पीडीएफ लेना चाहते हैं तो किस तरह से ले सकते हैं और इस पीडीएफ में आपको क्या क्या मिलेगा वो आपको बता देते हैं। तो बात करें अगर हिस्ट्री का पेपर 5 का, तो आप लोगों को पता होगा आपके एग्जाम में 10 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। पहला क्वेश्चन आपका ऑब्जेक्टिव रहेगा जो कि बनाना ही है, उसके बाद आपको 9 सब्जेक्टिव रहेगा, 9 में से कोई 4 चूज करके आपको सब्जेक्टिव बनाना है। अब सब्जेक्टिव आप लोग कहाँ से पढ़ते होंगे? तो सबका जवाब एक ही होगा, 99% स्टूडेंट का जवाब एक ही होगा, गेस पेपर से पढ़ते होंगे। और गेस पेपर में क्या रहता है? गेस पेपर में जो किताबी लैंग्वेज रहता है, आप लोग क्या करते हैं, गेस पेपर से पढ़ लेते हैं और जाकर एग्जाम में लिख देते हैं। फिर टीचर क्या करता है, चेक करता है और एवरेज नंबर दे देता है। फिर आप लोग सोचते हैं एवरेज नंबर हमारा क्यों आ गया? तो इसलिए आ गया कि जैसे ही आप लैंग्वेज किताबी वाला लिखते हैं ना, तो उसको पता चल जाता है एग्जामिनर को, क्योंकि आप पहली बार एग्जाम दिए और जो एग्जामिनर कॉपी चेक करा वो सालों से कॉपी चेक करता आ रहा है, तो उसको पता है कि ये जरूर गेस पेपर से लिखा होगा। भले आप उसको याद करके जाओ और लिख करके चले आए, लेकिन फिर भी वो एग्जामिनर समझेगा तो गेस पेपर से लिखा हुआ है। इसलिए ऐसा नहीं करता कि वो कट कर देता है, एवरेज नंबर दे देता है। यानी कि अगर 20 नंबर का क्वेश्चन रहता है 10-12 देकर के छोड़ देता है। लेकिन अगर आप लोग खुद से बना करके लिखते हैं, और ये बहुत ही कम होता है कि बहुत ही कम बच्चे होते हैं खुद से बना करके लिखते हैं, इसलिए आप लोग ये पीडीएफ ले सकते हैं। इस पीडीएफ में क्या है, कोई गेस पेपर का लैंग्वेज नहीं, टोटल आपको इसका सब्जेक्टिव क्वेश्चन 12 मिलेगा। आपके एग्जाम में 9 क्वेश्चन पूछा जाएगा, 4 आपको बनाना है। अगर आप लोग ये 12 ज्यादा नहीं है, समझ गए ना, 12 क्वेश्चन है। अगर आप लोग नहीं है आपके पास टाइम, तो 12 में से अगर 7-8 भी पढ़ लेते हैं तो आपके एग्जाम में बस 4 ही आपको बनाना है। कितना पूछ रहा है उससे आपको मतलब नहीं, बनाना आपको केवल 4 है। तो ये मेरी गारंटी है कि इसमें से अगर आप 12 पढ़ लेते हो तो फिक्स है कि इसमें से ही आपका 4 क्वेश्चन आपका बन जाएगा। लेकिन आपको 12 भी नहीं पढ़ना का जरूरत है तो नहीं पढ़ सकते तो कोई दिक्कत नहीं, इसमें से आप 10 ही पढ़ लीजिएगा ना, 7 से 8 या 9-10 पढ़ लेंगे तो आपका ये 4 क्वेश्चन बन जाएगा। समझ गए? तो आप लोग ये 12 पढ़ेंगे। और इस 12 में जो बोल रहे हैं सबसे इसका जो मेन खूबी है इसका आंसर। इसमें ऐसा नहीं है कि सब क्वेश्चन जो है इसके साथ आपको सिर्फ क्वेश्चन ही मिल रहा है, आंसर नहीं मिल रहा है। आंसर आपको बोलेंगे गेस पेपर से पढ़ लो, ऐसा नहीं है। इसमें आपको आंसर भी मिलेगा। 12 क्वेश्चन है, 12 क्वेश्चन का आंसर है साथ में। समझ गए ना? क्योंकि आप लोग बहुत सारे जो पढ़ाते हैं आप लोग को उनको देखते होंगे, वो कहते हैं कि क्वेश्चन यहाँ पर दे देते हैं, आप मनोरमा या फिर रेखा के गेस पेपर में देख लीजिएगा। तो गेस पेपर में देख रहे हैं तो गेस पेपर में तुम क्वेश्चन भी देख लेंगे, क्योंकि गेस पेपर का जैसे ही फर्स्ट पेज निकालेगा उसमें लिखा रहता है 2024 के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न, उसके अंदर भी लिखा रहता है VVI प्रश्न। वो सबको पता है कि कौन सा प्रश्न इस बार आएगा या कौन सा हमको पढ़ना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कौन है, वो सबको पता रहता है। मेन यहाँ प्रॉब्लम आपके साथ आती है आंसर की। आंसर जो रहता है वो एक तो हिस्ट्री है, हिस्ट्री में क्या होता है, कहानी की तरह आपको याद कर लेना होता है। और जैसे ही आप लोग गेस पेपर खोलते हैं तो उसमें किताबी भाषा रहता है। किताबी भाषा से क्या होता है, पढ़ते तो आधा बात समझ में नहीं आता है, लेकिन जैसे ही आप लोग ये पीडीएफ को पढ़िएगा, इसमें बस 12 क्वेश्चन है, तो पहला बार जैसे ही आप लोग पढ़िएगा ना तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। इतना सिंपल लैंग्वेज है, अपनी भाषा में बनाया गया, इसमें आंसर है। ठीक है? और दूसरा बार जैसे ही आप लोग पढ़िएगा तब आपको याद हो जाएगा, क्योंकि हिस्ट्री है और हिस्ट्री में क्या होता है, कहानी की तरह याद करना होता है। कोई पॉलिटिकल साइंस थोड़ी है जिसमें आपको कुछ एक्ट याद करना हो या कुछ नियम याद करना हो। हिस्ट्री है, हिस्ट्री में ज़्यादा से ज़्यादा आपको डेट याद करना पड़ेगा। ठीक है? डेट भी आपसे नहीं याद हो रहा है, उसका भी ट्रिक उस पीडीएफ में लिख दिए। इस तरह से आप लोग डेट नहीं याद हो तो आप लोग आंसर को इस तरह से लिख सकते हैं, तो आपका आंसर खराब भी नहीं होगा। ठीक है? तो वो सब आप लोग को उस पीडीएफ में मिल जाएगा। समझ गए?
उसके बाद आपको क्या मिलेगा, तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मिलेगा। तो ये इतना तो हो गया पेपर 5 का। तो सेम इसी तरह से पेपर 6 में भी 12 क्वेश्चन रहेगा, ऑब्जेक्टिव रहेगा। पेपर 7 में भी 12 क्वेश्चन रहेगा और ऑब्जेक्टिव रहेगा। पेपर 8 में भी 12 क्वेश्चन सब्जेक्टिव रहेगा और सब्जेक्टिव का आंसर रहेगा, ठीक है ना। ऐसा नहीं बोलेंगे कि आप गेस्ट पेपर से जाकर आंसर देंगे, गेस्ट पेपर से आंसर देखना होगा तो आप ये पीडीएफ क्यों लेंगे। उसके बाद आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मिलेगा। फिर जनरल स्टडीज का अगर बात करें तो जनरल स्टडीज में आपके क्वेश्चन कितने पूछे जाएंगे, तो आपके जनरल स्टडीज में टोटल 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। पता है 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, लेकिन अगर आपको कोई बोल दे कि 200 क्वेश्चन पढ़ लीजिए, 200 क्वेश्चन में से 100 क्वेश्चन आ जाएगा, तो ऐसा हो ही नहीं सकता। क्यों नहीं हो सकता, तो ये तो वही बात यही टीचर बोल सकते हैं कि जो क्वेश्चन बनाएंगे उनको ना पता हो कौन सा क्वेश्चन आएगा। इसलिए 100 क्वेश्चन अगर आपको बनाना है तो कम से कम 1000 क्वेश्चन आप लोगों को प्रैक्टिस करना पड़ेगा। तो इस 1000 क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के लिए आप लोग इस पीडीएफ को भी ले सकते हैं। और ये सब पीडीएफ आपको बता दें कोई ज़्यादा प्राइस नहीं, ओनली 25 रुपीज़ है। और सब पीडीएफ का प्राइस, ऐसा नहीं कि एक पीडीएफ का प्राइस है, समझ गए ना। तो इसमें 1000 क्वेश्चन आपको मिलेगा इस पीडीएफ में, समझ गए ना। और ऐसा नहीं है कि आपको गेस्ट पेपर का फोटो खींच लेंगे और दे देंगे। इसमें खुद से हाथ से लिखा हुआ, टाइप किया हुआ, जैसे जीएस, जैसे जो आपका जनरल स्टडीज का पेपर है, इसमें जिस भी टॉपिक से, हिस्ट्री से क्वेश्चन पूछा जाता है, पॉलिटिकल का साइंस से क्वेश्चन पूछा जाता है, ज्योग्राफी से पूछा जाता है। तो हर एक टॉपिक से जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है वो इसमें टोटल 1000 क्वेश्चन है। अगर आप लोग इस 1000 का क्वेश्चन को कर लेते हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को, तो आपका ये 100 क्वेश्चन बन जाएगा। और हम आपको ये कभी नहीं कहेंगे कि आप 200 क्वेश्चन पढ़ लीजिए और इस 200 में से आ जाएगा, या हम खुद आपको 200 दे देंगे और इस 200 में से आ जाएगा, नहीं। क्योंकि हम क्वेश्चन खुद बनाए नहीं ना, या कोई भी टीचर तो खुद क्वेश्चन जो बनाए वो आपको पढ़ाएगा नहीं, बताएगा नहीं। इसलिए कोई नहीं बता सकता कि 200, क्योंकि अगर 200 क्वेश्चन बताएगा उसमें से फिक्स है कि 2 वो पढ़िएगा तो एक आ जाएगा, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। इसलिए आपको ज़्यादा प्रैक्टिस करना पड़ेगा। और इसके लिए आप लोग इस पीडीएफ को पढ़िएगा तो आपका पूरा अच्छे से प्रैक्टिस हो जाएगा। इसमें 1000 क्वेश्चन है, ये जनरल स्टडीज का 1000 क्वेश्चन है, समझ गए ना। अगर ये पढ़ लेते तो आपका ये 100 क्वेश्चन बन जाएगा। इस तरह से आप लोग को पीडीएफ मिलेगा, समझ गए ना। ये हर एक में आपको 12 सब्जेक्टिव क्वेश्चन मिलेगा और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मिलेगा। जो इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है उस पेपर के लिए, पेपर 5, 6, 7 के लिए जो इंपॉर्टेंट है वो आपको मिलेगा, समझ गया। जनरल स्टडी में बता दी 100 क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाएगा और 100 का 100 आपको बनाना ही है। और आपको 1000 क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए देंगे, पर अगर आप लोग ये कर लेते हैं तो आपका ये पूरा 100 जो है बन जाएगा, समझ गए। अब ये बात हो गई पीडीएफ की, पीडीएफ में क्या रहेगा और हमें अब क्या क्या रहेगा। अब बात करते हैं कि पीडीएफ आपको मिलेगा कैसे। तो समझ गए, ये पीडीएफ का प्राइस ओनली 25 रुपीज़ है। और ऐसा नहीं है कि एक पीडीएफ आपका 25 है, फिर दूसरा 25 है, तीसरा 25 नहीं, या फिर जनरल स्टडीज का 25 है। ये जो पांचों देख रहे हैं, 5 में नहीं, आपको 10 पीडीएफ मिलेगा, क्योंकि हर एक का ऑब्जेक्टिव अलग है। 10 नहीं 9 मिलेगा, इसका एक ही है ना। तो 9 पीडीएफ जो देख रही है, 9 पीडीएफ का जो प्राइस है वो ओनली 25 रुपीज़ है, समझ गए। ओनली 25 रुपीज़ है। इसको पे करके आप लोग इस पीडीएफ को ले सकते हैं। पे कैसे करना है तो वो देखिए, ये नंबर है 7903820891। इस नंबर को जैसे ही आप लोग फोन पे, गूगल पे, पेटीएम में डालिएगा तो नाम आ जाएगा गौतम कुमार। वहाँ पे आपको क्या करना है, 25 रुपीज़ यानी कि 25 रुपये इस नंबर पर पे कर देना और इसका स्क्रीनशॉट ले करके आप लोगों को इसी नंबर के व्हाट्सएप पे भेज देना। और नीचे में लिख देना, स्क्रीनशॉट भेज करके नीचे में लिख देना आपका हिस्ट्री ऑनर्स, बस हिस्ट्री ऑनर लिख दीजिएगा। आपका जितना भी 9 पीडीएफ है वो मिल जाएगा। इस पीडीएफ को आप लोग पढ़ करके बहुत ही कम समय में और बहुत ही बढ़िया तरीके से अपने एग्जाम की प्रिपरेशन कर सकते हैं, समझ गए। गेस्ट पेपर का आपका झंझट ही खत्म हो जाएगा। और वो जो झंझट रहता है कि गेस्ट पेपर लेकर के इधर उधर पढ़ते रहते हैं, अब मोबाइल सब अपने पास हर समय रखता है। मोबाइल में आपका पीडीएफ रहेगा, जब आपको पढ़ना हो पढ़ सकते हैं। चाहे आप एग्जाम के सेंटर पर खड़े हो तो पता पढ़ सकते हैं, या फिर आप लोग घर पे हो तब पढ़ सकते हैं। मोबाइल में पीडीएफ रहेगा, समझ गए। और इसमें एकदम सिंपल लैंग्वेज में आंसर दिया गया, ठीक है। चलिए बढ़ लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। और अगला क्वेश्चन है हमारा, मीर बख्शी किस भाग से संबंधित होता था। मीर बख्शी जो होता था ये किस भाग से संबंधित होता था, तो सैन्य विभाग से संबंधित होता था मीर बख्शी, ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मुतसिब नामक अधिकारी का कार्य था। मुतसिब नामक अधिकारी जो था उसका कार्य क्या था, उसका काम क्या था, तो उसका काम था आचरण की देखभाल करना, यानी कि ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, मुगल शासन व्यवस्था में मनसबदारी पद्धति कब आरंभ हुई थी, यानी कि कब शुरू हुई थी मुगल शासन व्यवस्था में मनसबदारी पद्धति। तो ये शुरू हुई थी 1566 में, यानी कि 1566 में मुगल शासन व्यवस्था में मनसबदारी पद्धति जो थी इसको शुरू किया गया था, आरंभ किया गया था। क्या था मनसबदारी पद्धति, यहाँ पर बताएंगे तो वीडियो लंबा हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये आप लोगों को सब्जेक्टिव क्वेश्चन जिस समय कराएंगे, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी इसको भी उसमें बता देंगे, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन करते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुगल प्रशासन में दीवान के पद का सृजन किस शासक ने किया था। तो मुगल प्रशासन में दीवान के पद का जो सृजन है वो अकबर ने किया था। किसने किया था, तो अकबर ने मुगल प्रशासन में दीवान के पद का सृजन किया था, ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, 2 अस्पा और सिंह अस्पा मनसबदारी व्यवस्था आरंभ की। तो 2 अस्पा और सिंह अस्पा मनसबदारी व्यवस्था जो थी इसको आरंभ किसने किया था, शुरू किसने किया था, तो जहांगीर ने शुरू किया था 2 अस्पा सिंह अस्पा की, यानी कि ऑप्शन इसका बी हो जाएगा। ये भी क्या है, 2 अस्पा सिंह अस्पा, ये भी आपको सब्जेक्टिव क्वेश्चन में बताएंगे। अगला क्वेश्चन है, मरसूद मनसबदारी व्यवस्था का आरंभ करता था। मरसूद मनसबदारी व्यवस्था का आरंभ करता जो है वो कौन था, तो औरंगजेब जो है ये मरसूद मनसबदारी व्यवस्था का आरंभ करता था, ऑप्शन इसका डी हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन है मुगल प्रशासनिक व्यवस्था का अंग नहीं था। चार ऑप्शन में सबको बताना है कि मुगल प्रशासनिक व्यवस्था का अंग कौन नहीं था। तो देखते हैं, जमींदार ये भी मुगल प्रशासनिक व्यवस्था का अंग था, मनसबदार ये भी अंग था, जागीरदार ये भी अंग था, लेकिन इक्तादार जो था ये मुगल प्रशासनिक व्यवस्था का अंग नहीं था, यानी कि ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है अकबर ने किस वर्ष प्रांतों में दीवान नियुक्त करने की प्रथा आरंभ की थी। अकबर के जितने भी प्रांत थे उसमें दीवान नियुक्त करने की जो प्रथा थी इसकी आरंभ अकबर ने कब किया था, इसकी शुरुआत अकबर ने कब किया था। तो 1580 में 1580 में अकबर ने अपने अलग अलग प्रांतों में अलग अलग दीवान की नियुक्ति करने की प्रथा की शुरुआत की थी अकबर ने 1580 में, ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन है मराठों को मुगल सेवा लेने वाला सम्राट था। मराठों को मुगल सेवा लेने वाला जो सम्राट था वो कौन था, तो जहांगीर था, यानी कि ऑप्शन इसका बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है किस मुगल सम्राट को राष्ट्रीय शासक भी कहा जाता है। तो सबको पता होगा अकबर को जो है राष्ट्रीय शासक भी कहा जाता है, ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है सुलह ए कुल की नीति का पालन किस मुगल सम्राट ने किया था। सुलह ए कुल की नीति का जो पालन है किस मुगल सम्राट ने किया था, तो अकबर ने किया था सुलह ए कुल की नीति का पालन, यानी कि ऑप्शन इसका सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दीन ए इलाही था। दीन ए इलाही जो है ये क्या था, तो दीन ए इलाही अनेक धर्मों का मिश्रण था। क्या था दीन ए इलाही, तो दीन ए इलाही जो है ये अनेक धर्मों का मिश्रण था, ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दिल्ली के नज़दीक किसने दीन पनाह नाम से नगर बनाया था। दिल्ली के नज़दीक यानी कि दिल्ली के पास में दीन पनाह नाम से नगर किसने बनाया था, तो ये नगर बनाया था हुमायूं ने, ठीक है। और कब बनाया था, तो 1533 में, भी याद रखिएगा, ठीक है। दिल्ली के नज़दीक दीन पनाह नाम से नगर बनाया था हुमायूं ने, और कब बनाया था, तो याद रखिएगा 1533 में बनाया था, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन कर लेते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा अगला क्वेश्चन आगरा और फतेहपुर सीकरी मिलकर लंदन से बड़े थे। ये कथन किसका था, ये तो क्वेश्चन ऊपर ही देख लिए थे, ये कथन था मॉन्सेरेंट का, यानी कि ऑप्शन इसका ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा मुतवक्कुक उत तवारीख का लेखक कौन है। ये लैंग्वेज भी ऐसा है कि मुतवक्कुक उत तवारीख के लेखक कौन थे, तो मुतवक्कुक उत तारीख जो है इसके लेखक थे अब्दुल कादिर बंदायूनी, ऑप्शन इसका डी हो जाएगा। अब्दुल कादिर बंदायूनी जो थे ये मुतवक्कुक उत तवारीख के लेखक थे, यानी कि ऑप्शन इसका डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है महाभारत का किस नाम से फारसी में अनुवाद किया गया था। महाभारत जो था उसका किस नाम से फारसी में अनुवाद किया गया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। नमा ए खिर्द अफजा के नाम से, किस नाम से, तो नमा ए खिर्द अफजा के नाम से महाभारत का फारसी में अनुवाद किया गया था, ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन है बादशाह नामा के लेखक हैं। तो बादशाह नामा जो है इसके लेखक कौन थे, तो अब्दुल हमीद लाहौरी जो थे ये बादशाह नामा के लेखक थे, यानी कि ऑप्शन इसका सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन करते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा बाबरनामा किस भाषा में लिखी गई थी। तो बाबरनामा जो थी ये तुर्की भाषा में लिखी गई थी, ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दिल्ली के नज़दीक किसने दीन पनाह नाम से नया नगर बनाया था। ये भी क्वेश्चन ऊपर ही देख लेते, फिर से आ गया हुमायूं ने, ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है त्वाकत ए अकबरी के लेखक कौन है। त्वाकत ए अकबरी के लेखक जो है वो निजामुद्दीन अहमद है, यानी कि ऑप्शन बी हो जाएगा। इसी के साथ वीडियो पे कंप्लीट करते हैं। आशा करता हूँ आप लोग को वीडियो अच्छा लगा होगा और आप लोग को ऊपर ही बता चुके पीडीएफ के बारे में कि क्या क्या मिलेगा, और अगर आप लोग लेना चाहते हैं उस पीडीएफ को तो ले सकते हैं, कैसे वो भी बता चुके हैं। ये नंबर है 7903820891। इस नंबर पे आप लोग ओनली 25 रुपीज़ यानी कि 25 रुपये पे करके इसका स्क्रीनशॉट इसी लेकर के इसी नंबर के व्हाट्सएप पे भेज करके, और जैसे आप लोग लिख दीजिएगा LNMU या फिर सोचे हिस्ट्री ऑनर्स लिख दीजिएगा सिर्फ, उसके बाद आपको ये जो PDF है वो मिल जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से आपको ये PDF लेना है और मिलेगा क्या क्या वो भी आप लोग को ऑलरेडी बता चुके, ठीक है। आशा करता हूँ आप लोग को वीडियो अच्छा लगा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए वीडियो के साथ।